चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप जानते हो कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है जिसका आपको इंतजार था और आपकी तैयारी भी है वो स्टार्ट हो चुकी है। बड़े ही शानदार और जबरदस्त तरीके से हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी एसएससी जीडी के लिए हिंदी की क्लास होने वाली है और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश और बहुत ही शानदार अंदाज में हम यहां पर पढ़ रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूं कि जिस अंदाज में हम यहां पर पढ़ेंगे, अगर उस तरीके से आप भी याद करोगे, क्योंकि आप सभी जानते हो कि इसमें हिंदी में याद करने की चीज है, समझाने वाली चीज नहीं है। लेकिन उनको कैसे याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, अंदाज क्या होना चाहिए, वो मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। अगर आप उस तरीके से करते हो तो हिंदी में पूरे में से पूरा स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बात याद रख लेना, जो स्टूडेंट इग्नोर करेगा कि हिंदी आसान आती है, कर लेंगे, पिछली बार जिन्होंने पेपर दिया था उनसे पूछ के देख लेना कि हिंदी कैसी आती है, और आती है तो उनको कर पाते हो या नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहता कि हिंदी बहुत ज्यादा हार्ड आती है, ये भी नहीं कहता कि हार्ड आती है, मॉडरेट लेवल की आती है। अगर आप पढ़ते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काफी एनर्जी मोटिवेशन आ गया होगा। अब और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है ना मोटिवेशन वगैरह। चलो बोल देते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस कोशिश करते रहिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता और आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चंस। और आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस वो लेके आया हूं जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और ये लेटेस्ट 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस ही मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, इनको कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, किस तरीके से समझेंगे, सब कुछ बड़े ही मजेदार तरीके से। पहला क्वेश्चन वाक्यांश का आपके सामने है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। इसके बारे में बताना है आपको कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। आप सभी विद्यार्थी हो, स्कूल में भी रहे होंगे, कॉलेज में भी रहे होंगे, ठीक है, और कोई कॉलेज नहीं गया तो स्कूल में तो सभी रहे होंगे। तो आपको पढ़ाने का कार्य कौन करता है, वही आपको बताना है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं। तो विद्यार्थी, भाई विद्यार्थी तो आप खुद ही हो। विद्यार्थी तो क्या होता है, जो पढ़ने जाते हो, जो स्टूडेंट होता है आप लोग हो, तो वो तो नहीं होगा। पढ़ाने वाले को विद्यार्थी नहीं बोलेंगे। ये क्या होता है, पढ़ने वाला। अगर हमसे पूछा जाता पढ़ने वाला, तब हम उसको विद्यार्थी बोल सकते थे। दूसरा है शिक्षक। अब ये तो शिक्षक आप सभी जानते हो, भाई टीचर ही है, जो स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेज में पढ़ाता है और आपको यहां पर यूट्यूब पर भी पढ़ाता है आपकी तैयारी के लिए। तो वो क्या हो गया, टीचर, शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप अध्यापक भी ऑप्शंस में दिया जा सकता है, आपको अध्यापक हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी की तो आजकल तो एडुकेटर भी बोलने लग गए हैं, ठीक है, तो वो भी दिया जा सकता है, लेकिन शिक्षक है, सही है। ठीक है, शिक्षार्थी आप जानते ही हो, आपने स्कूल के बाहर लिखा हुआ देखा होगा कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, यानी शिक्षा के लिए आइए और सेवा पाके जाइए। ठीक है, तो वो स्टूडेंट के लिए यूज होता है। छात्र का मतलब क्या होता है, ये भी क्या होता है, भाई विद्यार्थी ही होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, बड़ा सिंपल था, ये हमारे बारे में था तो इसलिए आपको पहले नंबर पे यही करवा दिया। अब देखो अच्छे लेवल का, ये क्यों अच्छे लेवल का मैंने बताया आपको। मैं बात करूं, ये 2021 में भी आया था और ये 2023 में भी आया है, बस थोड़ा सा इसमें क्या किया गया, बदलाव किया गया है। देखो क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्या है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। जो कहा न जा सके, जो कहा ना जा सके उसको क्या बोला जाएगा, निकालिए अपने दिमाग के पिटारे से, इस खजाने को खोलिए, जो ये है ना खजाना, ठीक है, इससे निकालिए कि जो कहा ना जा सके। अरे जिसको कह नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अकथनीय। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई जिसको कह सके वो क्या हो जाता है अपना, कथनीय। भाई जिसको हम कह देंगे वो कथ्य या कथनीय हो जाएगा आपका, और जिसको कहा ना जा सके तो क्या हो जाएगा, अकथ्य।
ठीक है, या ऑप्शंस में आपको कभी कभी क्या दे सकता है, अकथनीय भी दे सकता है, ठीक है, और उसमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज में बदलाव कर सकता है। और ये आया था 2021 में भी, ठीक है। कथन तो आप सभी जानते हो, कहानी भी आप जानते हो, कहना भी आप जानते हो, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बता देता हूं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2-3 तरीके से पूछा जाता है, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, एक आगे आएगा तब आपको दोबारा बता देंगे। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता चल जाएगा, इसलिए उस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। देखो क्या है कि शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। शरीर का कोई भाग, अब जो शरीर का कोई भाग है इसके लिए क्या शब्द उचित होगा, वाक्यांश बताना है आपको। तो अगर शरीर के भाग की बात की जा रही होती तो हम सोचते हैं कि यार शरीर का कोई भी भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, शरीर का कोई हिस्सा, भाग का मतलब क्या हो गया हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे, अंग, क्या बोलते हैं अंग। लेकिन यहां पर 4 ऑप्शंस में कहीं पे भी आपको अंग दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अगर आपको मतलब पता होगा कि इसका मतलब अंग होता है, फिर आप आंसर कर दोगे। ये वाला अंग, भाई अंग का मतलब क्या होता है, शरीर का कोई भी हिस्सा अंग, तो ये किसका होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवयव का। इसका मतलब क्या होता है, अंग होता है, ठीक है। अब याद कर लेना, बाद में काम आएगा, ठीक है। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको एक्सप्लेन करके जरूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जिसने चित्त किस विषय में दिया या लगाया है, जिसने है किसी विषय में दिया है या लगाया है। चित्त का मतलब क्या होता है, जिसको चित्त का मतलब नहीं पता ना, इसका मतलब होता है मन, ठीक है। हमारे बुजुर्ग बोलते हुए आए हैं कि यार चित्त है, तेरी बात चित्त पे नहीं रहती, ठीक है, तेरा मन काम नहीं करता, तेरा मन है इधर उधर भागता है, तेरा चित्त विचलित होता है, बोला जाता है ना, तो वो चीज है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दत्तजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब देखिए मैं आपको बताता हूं, अब आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं उसके सारे के सारे मोस्टली ऑप्शंस है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, क्योंकि अभी ये पूछा गया है, आगे आने वाले एग्जाम्स में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। देखिए क्या है कि जिसका खंडन न हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अब बताओ, जिसका खंडन न हो सके, जिसका खंडन न हो सके, भाई जिसका खंडन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, अखंडनीय हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, एक ट्रिक यहां पर है, जब भी आपको याद ना हो, थोड़ा दिमाग लगाना हो कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है। जहां पर भी न का यूज होगा ना, न का मतलब होता है नहीं, न का मतलब क्या होता है कि नहीं, नेगेटिव सेंस में इसको यूज किया जाता है न का। तो ऑप्शंस में जहां पर ए दिखे, ठीक है, ये जो ए लिखा हुआ होता है ना, ये भी नेगेटिव सेंस में ही यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि वो काम नहीं किया जा सकता। जैसे अगर खंडनीय है, ये दिया गया खंडनीय, इसका मतलब क्या है कि जिसका खंडन किया जा सके। आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना, यह हो सकता है कि जिसका खंडन किया जा सके, तो जिसका खंडन किया जा सके वो क्या हो जाएगा, खंडनीय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका खंडन न किया जा सके, यहां पर न लगा दिया गया है, तो इसके साथ सिर्फ क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। समझ में आ गया इतना, बस ये छोटी सी हिंट है, ये काफी आगे काम आने वाली है। अपन ने अकथ्य में भी देखा था, अकथनीय में भी देखा था, ठीक है, एज इट इज यहां पर भी है। लेकिन कभी कभी ये खंडित वाला भी पूछ लेता है। इसका मतलब क्या होता है, खंडित का मतलब, इसका मतलब है कि जो जिसका खंडन हो चुका है, ठीक है, जिसका खंडन हो चुका है उसको क्या बोलते हैं, खंडित बोला जाता है ना। आपने कभी सुना होगा जरूर कि ये तो खंडित हो गया भाई, ठीक है, इसका मतलब उसका काम तमाम हो गया, ठीक है, मतलब काम खराब हो गया, खंडित करना, तो ये ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ लेना, आगे आएगी तब मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा, और पहले भी आ चुकी है, अकथ्य अकथनीय भी हमने देखा था। ये वाला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग तरीके से आपसे पूछता है। देखिए क्या है, ठीक है, याद कर लो भाई, बड़े प्यार से यार, ठीक है, बड़े प्यार से याद करो। क्या है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे या राज्य में मिल जाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। इसका मतलब है कि या तो कोई पदार्थ है,
ठीक है, या कोई राज्य है जिसको दूसरे राज्य में मिला दिया गया है, और पदार्थ है तो दूसरे पदार्थ में मिला दिया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे ये आपको बताना है। तो इसका मतलब हो जाएगा विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर विलय हो जाएगा। मैं आपको इसका आंसर भी चेक करवा देता हूं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, विलय। अब इसका मतलब समझो, क्योंकि जब तक मतलब नहीं समझोगे, जब तक इसका अर्थ नहीं समझोगे, फिर इन ऑप्शंस में कोई भी आ जाएगा, फिर कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो मतलब को समझो। विलय का मतलब होता है एक चीज का दूसरी चीज में मिलना। कोई भी हो सकता है, जैसे पदार्थ था या कोई राज्य था, विलय हो गया। बोला जाता है ना, आपने सुना होगा कि उसका भी राज्य का विलय हो गया, उसका भी विलय हो गया, उसका भी विलय हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? एक का दूसरे में मिलना। ठीक है, तो सर जी एकीकरण का मतलब क्या होता है? हमने तो एकीकरण के बारे में भी ऐसा ही सुना है। इसका मतलब ही यही होता है कि भाई दो चीज है, दो तीन चीज है, वो आपस में मिल गई, उसका मतलब तो एकीकरण होता है। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है, एक चीज का दूसरी में मिलना। लेकिन एकीकरण का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों का, समझ रहे हो, दो या दो से अधिक चीजों का एक साथ रहना, एक साथ मिलना, उसको एकीकरण बोला जाता है। जैसे कोई एक हिस्सा मिला, ठीक है, दो आपस में मिल गए, एक इधर से आया एक इधर से आया, वो हो गया विलय। जैसे क्या बात करें कि शिकंजी है अपनी, उसमें नींबू का रस है और पानी डाल दिया, तो एक नींबू का रस था एक पानी था, क्या हो गया? विलय हो गया। ठीक है, उसी तरीके से एकीकरण का मतलब क्या होता है? मतलब दो से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, एक तो अवेलेबल है और दो से ज्यादा चीजें आके उसमें मिलनी चाहिए। जैसे अपना जब देश बना था ना, तो बहुत सारे अलग अलग जो राजाओं के अंडर थे वो आके हमारे देश में मिले थे, विलय हुआ था उनका, तो वो सारे मिलकर क्या हुआ? एकीकरण। समझ गए? तो इससे ये समझ लो कि एकीकरण का मतलब क्या है कि कम दो से ज्यादा चीजों का मिलना होना चाहिए। ठीक है, ओके, दो से ज्यादा होनी चाहिए। दो है तो विलय, दो से ज्यादा है तो एकीकरण, सिंपल। ठीक है, इसका याद रख लेना। संगम का मतलब क्या होता है? संगम का मतलब भी होता है मिलना, लेकिन संगम का मतलब होता है कि अगर मिल रहे हो तो भी उसकी वैल्यू है। जैसे गंगा और यमुना मिलती है, जो गंगा नदी है और यमुना नदी है वो मिलती हैं, तो वो उनका क्या कहलाता है? संगम कहलाता है कि गंगा और यमुना का संगम हो गया। लेकिन उसके बाद भी गंगा अलग है और यमुना अलग है। ठीक है, किसी एक के अंडर नहीं आती। ये क्या है कि इनकी अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में बोल लो कि दो धाराओं का मिलना, उसको संगम बोला जाता है। ठीक है, सहयोग, ये तो आप जानते हो, सहयोग का मतलब क्या होता है? सपोर्ट। ठीक है, सहयोग का मतलब क्या होता है? सपोर्ट। कोई आपकी सहायता कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो वो ये हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तब आपको समझा रहा हूं। जब दो चीजें आपस में मिलेंगी विलय कहलाएगा। ठीक है, जब दो चीजें हैं वो आपस में मिलेंगी तो क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। दो से ज्यादा चीजें हैं वो मिलेंगी तो फिर एकीकरण कहलाएगा। और दो धाराओं का मिलन हो या ऐसी चीजों का मिलन हो, उसके बाद भी उनकी वैल्यू बने रहे, तो फिर वो संगम कहलाएगा। अगला देखो क्या है कि वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, तो वो क्या होता है भाई? राजस्व होता है। ये तो बस सिंपल था। ठीक है, ये चुंगी है, वो किसी चीज पे ली जाती है, उसको चुंगी बोल देते हैं। कर आप सभी जानते हो, टैक्स होता है। राजधन, ये राजा का धन होता है। ठीक है, लेकिन राज्य के लिए क्या होगा? इसमें यह है ना कि वह धन जो आधिकारिक रूप से, मतलब सरकारी रूप से जो अधिकार है, जो राज्य के अधिकार है, उसके अपनी केंद्र सरकार है ना वो देती है, तो उसको क्या बोलता है? राजस्व बोलता है। ठीक है, ये किस तरीके से होता है मैं पॉलिटी में आपको पढ़ाया जाएगा वैसे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। पहले सभी राज्यों से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और फिर उस टैक्स को जिस स्टेट को ज्यादा जरूरत होती है ना उसको दिया जाता है, ज्यादा जिसको कम जरूरत होती है उसको कम दिया जाता है। इसके ऊपर काफी चर्चा रहती है। जैसे साउथ वाले स्टेट है ना, उनसे काफी कर इकट्ठा होता है टैक्स, लेकिन उनको कम मिलता है। जैसे अपना बिहार साइड है, उनको ज्यादा मिलता है। तो ये डिबेट चलता रहता है। ठीक है, समझ गए ना? इसका मतलब क्या होता है टैक्स, राजस्व।
वाक्यांश के लिए बताना है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। बिना स्वार्थ के, जो आदमी स्वार्थ के बिना काम करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निस्वार्थी। पर जिसका कोई भी स्वार्थ नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? निस्वार्थी हो जाएगा। जैसे हमारे देश के जो क्रांतिकारी रहे हैं, ठीक है, जो हमारे देश के वीर रहे हैं, वीर योद्धा रहे हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने निस्वार्थ भावना से अपने देश के लिए बलिदान दिया। भगत सिंह जी आप जानते होंगे, सभी नहीं जानते तो आप भारत के हो नहीं सकते, ठीक है, आपको भारतीय कहलाने का कोई हक नहीं है, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया था? निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए बलिदान दिया था, देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था। तो उनका कोई भी स्वार्थ नहीं था, उसको बोला जाता निस्वार्थ। उसके बाद स्वार्थी क्या होता है? स्वार्थी का मतलब होता है जो अपने स्वार्थ के लिए करता है, ठीक है। आज के टाइम पे आप जानते हो कि लोग हैं वो स्वार्थी बने हुए हैं सभी, ठीक है। थोड़ा बहुत स्वार्थ होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा स्वार्थ होना भी गलत है। तो स्वार्थी समझ गए कि सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, अपने फायदे के बारे में सोचता है, उसको स्वार्थी बोला जाता है। हितैषी, हितैषी का मतलब होता है कि जो आपका भला चाहता है, जो आपका हित चाहता है, ठीक है। जैसे आपके माता पिता हैं, वो आपके हितैषी है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका बुरा हो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं अभी समझ नहीं है, अभी 18 साल के हुए हैं, अभी स्कूल से निकले हैं, कॉलेज में स्टार्टिंग, भाई जैसे बोला जाता है ना कि स्कूल की कैद से निकले हैं, कि सोचना होता है जब 18 साल के होते हैं, जब निकलते हैं तो फिर उनको धीरे धीरे पता चलता है यार स्कूल जैसी चीज़ तो कोई थी नहीं। तो उसी तरीके से अभी माता पिता है ना, वो लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। लेकिन एक बात बता देता हूं, अगर आपका जीवन में कोई सच्चा हितैषी है ना, तो वो माता पिता ही हैं आपके, उनके अलावा कोई नहीं है, समझ लो, ठीक है। माता पिता, भाई बहन, आपके जो टीचर हो गए, ठीक है यार, अपना भी थोड़ा फायदा देख लेते हैं, ठीक है। वैसे सारे क्या है? ये है। इसके अलावा कोई अपने माता पिता के से ज्यादा कोई नहीं सोच सकता आपके बारे में, इस बात को याद रख लेना। आप कितना भी बुरा कर लो, वो आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। और भाई कुछ लक्की लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, वो भी होते हैं। सहायक का मतलब क्या होता है? सहायक तो मैंने आपको बताया था, सहयोगी हो गया, सहायक हो गया, सपोर्ट करने वाला, जो आपका मतलब सहायता करता है थोड़ी बहुत, वो उसको बोला जाता है सहायक। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा है, उसको क्या बोला जाता है? कंकाल बोला जाता है। कंकाल आपने देखा होगा, ठीक है, मूवीज में लटका रहता है वो बेचारा, ऐसे ही लटका रहता है, ठीक है, कैसे ऐसे लटका रहता है, तो वो उसको वो क्या है? कंकाल, जिसमें सारी हड्डियां दिखाई देती हैं, ठीक है, खोपड़ी भी होती है, ठीक है। ये आगे देखिए, जो कहा गया है, ठीक है, इसमें और उसमें क्या फर्क है? उसमें था जो कहा न जा सके, जो कहा जा सके, जो कहा जा सके कथनीय, जो न कहा जा सके अकथनीय, अकथ्य, अकथ्य। इसमें है जो कहा गया है, मतलब कहा गया है, भाई कह दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? कथित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथित हो जाएगा। और अकथ्य के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। तो ये देख लो, बार बार आ रहे हैं, इसी ऑप्शन से वो क्वेश्चंस बना था, इसलिए मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं जिनसे क्वेश्चंस बन सकता है। एक्सप्लेन करने का मेरा और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ यही मकसद है कि पेपर में आए तो आप तैयार रहो, क्योंकि आप चैंपियन हो भाई, ठीक है। आप प्रवीण कटारे क्लासेज से पढ़ रहे हो तो आपको चैंपियन बनना है, सफल बनना है, तो ये चीजें सीखनी ही पड़ेंगी। आगे देखो, और ये बड़ी मेहनत से तैयार होता है सारी चीजें। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसको क्या बोला जाएगा? बताइए, ठीक है। जो इंद्रियों से परे हो उसको क्या बोला जाएगा? जल्दी बताइए, ठीक है। उसको बोला जाएगा, जल्दी बताइए क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा अतीन्द्रिय, ठीक है। मतलब कि इंद्रियों से परे का मतलब होता है, परे का मतलब है कि इंद्रियों के बस में नहीं है, ठीक है। मतलब है कि इससे बाहर है, परे का मतलब है कि इससे बाहर है, बाहर की चीज है, तो ये हो जाएगा आपका अतीन्द्रिय। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। और बस, और तो छोड़ो, यही इंपॉर्टेंट था। इसमें देखो क्या है कि जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, यानी जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, प्रमाण के द्वारा जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, या जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, उसको क्या बोला जाएगा?
उसको बोला जाएगा अप्रमेय। क्या बोला जाएगा? अप्रमेय। ये इतना ही है, ठीक है। जो अच्छा होगा ना मैं आपको बता दूंगा। ये देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ये बार बार रिपीट भी होते हैं अलग अलग तरीके से। देखो क्या है, जो अपनी जगह से न डिगे, जो अपनी जगह से न डिगे उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा भाई अडिग बोला जाएगा। बोला जाता नहीं यार, वो तो बड़ा अडिग निकला, वो तो टस का मस नहीं हो रहा, वहीं की वहीं खड़ा है, उसने जो बोल दिया वो कर रहा है। जैसे हमने बोला है ना कि इस बार आपका सिलेक्शन करवाने के लिए जितनी भी क्लासेज करवानी पड़े हम करवाएंगे और हम अडिग रहेंगे, तो आपको भी पढ़ने के लिए अडिग रहना है। ऐसे ही है कि जो अपनी जगह से न डिगे, जो उसने बोल दिया वो उसने करना है, तो उसको बोला जाता है अडिग। अखंड, अखंड आपने सुना होगा, अखंड भारत, ये शब्द काफी सुना होगा, ठीक है। तो अखंड का मतलब क्या होता है? अखंड का मतलब होता है संपूर्ण, जो पूरा। जैसे अखंड भारत का मतलब क्या होता है कि जो पहले हमारा पूरा भारत था, जो हिंदुस्तान था, वो सारा एक जगह हो जाए, उसको अखंड बोलते हैं ना, अखंड भारत। तो उसी तरीके से अखंड का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, पूरा, ठीक है। समझ गए? ये आ सकता है पेपर में क्योंकि ये काफी चर्चा में रहता है ये शब्द। उसके बाद आधार तो आप जानते ही हो। अस्मित, अस्मित का मतलब होता है जो सीमित ना हो, ठीक है, यानी जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, उसको बोला जाता है अस्मित। टन टनाटन, टन टनाटन क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चंस क्या है कि जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा दुस्तर। क्या बोला जाएगा? दुस्तर। और इसी को क्या बोला जाता है? इसको दुष्कर भी बोला जाता है शायद, ऐसा ही है कुछ है, ठीक है। तो रख लेना, ये दुस्तर है, शायद दुष्कर है कि ऐसे भी कुछ आता है, ठीक है। इसके स्थान पर उसको भी दिया जा सकता है, तो समझ गए? आएगा तो देख लेना, ठीक है। अभी दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा। पारंगत का तो मतलब आप समझते हो कि भाई जो रेगुलर बेसिस पे होता है वो होता है। दूरदर्शी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी बार एग्जाम्स में आता है। दूरदर्शी का मतलब होता है जो दूर की सोचता है, ठीक है। जैसे मैंने अपनी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया था, उनका जिक्र किया था, तो उन्होंने दूर की सोची थी कि अगर आज हम मेहनत करेंगे, जिन्होंने 1857 से मेहनत की थी और 1947 में जाकर आजादी मिली थी, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, लेकिन वो दूरदर्शी थे कि उनको पता था कि हम आज से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तब जाके कहीं हमें आजादी मिलेगी। तो दूरदर्शी का मतलब समझ गए ना, कि जो दूर की सोचता है, या आप बोल सकते हो जिसकी स्मार्ट सोच है, जो आगे की सोचता है, दूर की सोचता है या आगे की सोचता है, उसको क्या बोला जाता है? दूरदर्शी बोला जाता है। दत्तक, इसका मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा दत्तक पुत्र, ठीक है, आपने महाभारत में सुना होगा दत्तक पुत्र। इसका मतलब होता है, दत्तक का मतलब होता है गोद लिया गया, गोद लिया गया। ये आता है भाई, ठीक है, मैं वैसे ही नहीं लिखवा रहा, ये आता है और ये पेपर में पूछा गया है, मुझे ध्यान नहीं है कौन से में आया था, लेकिन पूछा गया है ये, ठीक है। तो दत्तक का मतलब क्या होता है? गोद लिया गया पुत्र, ठीक है, गोद लिया गया, उसको बोला जाता है दत्तक। चारों के मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं से ही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नाक रगड़ना। ये तो मुहावरा आ गया, गलती से हो गया भाई, ठीक है, वाक्यांश में मुहावरा का कोई बात नहीं। नाक रगड़ना इसका हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, पूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है, नाक रगड़ना, ये तो आप जानते ही हो, ये तो मुहावरे में करवाएंगे, दोबारा करवा देंगे, लेकिन इसका मतलब समझ गए ना भाई। आ गया है तो क्वेश्चन से इसको छोड़ना क्यों है? नाक रगड़ने का मतलब होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है। आगे देखिए क्या है, और जो तंग करना था वो क्या है? नाक में दम करना, तंग करना, वो भी है कि जिसके सभी दांत झड़ चुके हों। ये अच्छा है, मैंने ये देखा कि ये बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता, ठीक है। और इसके जो ऑप्शंस दिए हुए ना वो भी जबरदस्त है, क्योंकि ये अब की बार आया है तो अगली बार हो सकता है इनमें से ये ऑप्शन आ जाए, कोई भी ऑप्शन आ सकता है, समझ रहे हो, कोई भी ऑप्शन है वो पूछा जा सकता है, तो सारों के बारे में हम जानकारी लेंगे। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, जिसके सारे के सारे दांत झड़ चुके हैं उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, जैसे देखा होगा ना बुढ़ापे में सारे दांत चले जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पोपला,
ठीक है, ये हिंदी का है भाई, देख लो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। जिसके सारे दांत झड़ चुके हो उसको क्या बोला जाएगा? उसको पोपला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोपला। ठीक है। दूसरा है खलवाट। ठीक है, हो सकता है बहुत कम स्टूडेंट ने ये शब्द सुने होंगे। पहले तो पोपला समझ लो क्या होता है कि जिसके दांत सारे झड़ चुके हैं, दांत नहीं है जिसके, उसको पोपला बोला जाता है। खलवाट का मतलब क्या होता है? खलवाट का मतलब होता है भाई गंजा। क्या होता है? गंजा होता है। गंजा, टकली अपनी वो, भाई मेरी टकली नहीं है। अगर बोलोगे सर जी आपकी भी टकली है क्या, आप भी गंजे हो? नहीं, मैं कटिंग करवाता हूं, गंजा नहीं होता। ठीक है, जिस दिन गंजा होंगे ना, चोटी रखेंगे। ठीक है, अपने धर्म में रखते हैं ना, पता है ना, गंजा नहीं हो रहा भाई। ठीक है, ये छोटे बाल रखता हूं बिल्कुल। क्या क्यों रखते हैं उसके बारे में तो कभी बात कर लेंगे, लेकिन समझ गए, टकला मत बोलना फिर दोबारा, छोटे बाल है ये बिल्कुल। तो खलवाट का मतलब क्या होता है? गंजा होता है। गंजे होते हैं तो अपन चोटी रखते हैं। ठीक है, बाकी नहीं रखते होंगे भाई, जिनके जैसे होता है वो सभी है, लेकिन अपने तो रखते हैं। जिस दिन टकला होगा ना, याद रखना यहां पर एक छोटी दिखेगी आपको। आगे देखिए, बूढ़ा। बूढ़ा तो आप समझते हो क्या होता है बूढ़ा। खोखला, खोखला है जो मतलब अंदर से खाली होता है, उसको क्या बोला जाता है? खोखला बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट थे। तो जिसके सारे दांत झड़ चुके हैं उसको बोला जाएगा पोपला, और खलवाट का मतलब होता है गंजा। आगे देखो कि जब कम बोलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चारों ऑप्शन साइंस के सारे इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम कि जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। कम बोलने वाले को क्या बोला जाएगा भाई? कम बोलने वाले को बोला जाएगा मितभाषी। कम बोलने वाले को क्या बोला जाएगा? मितभाषी बोला जाएगा। ठीक है, कम बोलने वाले को, आंसर किधर गया भाई? आंसर दिखता, चलो कोई नहीं। ठीक है, कम बोलने वाले को क्या बोला जाएगा? मितभाषी बोला जाएगा। इसका मतलब है कि कम बोलता है। ये अपभाषी नहीं है, ये क्या है? अल्पभाषी है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। क्या है? अल्पभाषी, आधा ले आता है। ठीक है, अल्पभाषी इसका मतलब होता है जो चुप रहता है। इसका मतलब क्या होता है? जो मौन रहता है। ठीक है, जो मौन रहता है या चुप रहता है उसको बोला जाता है। मृदुभाषी इसका मतलब होता है जो मधुर बोलता है। जो मधुर बोलता है, मधुर बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मृदुभाषी। यह आ सकता है कि मधुर बोलने वाले को क्या बोला जाएगा? तो मृदुभाषी। और इसी को क्या बोला जाता है? मधुर भाषी भी बोला जाता है। ऑप्शंस में कभी कभी आपको मधुर भाषी दे देगा और कभी क्या दे देगा? मृदुभाषी दे देगा। इसका मतलब यही होता है मधुर बोलने वाला। कटुभाषी का मतलब होता है कड़वे वचन बोलने वाला। क्या होता है? कड़वे वचन बोलने वाला। जो कड़वे वचन बोलता है ना, तो उसको कटुभाषी बोलते हैं। और ये आपने सुना होगा कि उसने काफी कटु वचन बोले, सुना होगा जरूर। महाभारत या रामायण वगैरह में आपने जरूर सुना होगा, शायद महाभारत में ही आता है यह। ठीक है, कि कटु वचन बोले गए। तो क्या हो गया? कटु का मतलब समझिए ना, कड़वे वचन, तीखे, मतलब कि जो गलत सेंस में हो, मतलब गलत हो, नेगेटिव हो, उसको बोला जाता है कड़वे, कटु। ठीक है, तो समझ में आ गया। मितभाषी जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलेंगे, मौन रहता है उसको अल्पभाषी बोलेंगे। मृदुभाषी जो मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, उसको मृदुभाषी या मधुरभाषी। और कटुभाषी कड़वे वचन वाला। ठीक है, तो ये मैंने आपको चारों पांचों बता दिए हैं जो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला, और ये क्वेश्चन है भाई 2021 में भी आया था और ये 2023 में भी आया है। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। जितेंद्रिय के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जितेंद्रिय। दूरदर्शी दूर वाला है। ठीक है, वो जो युत्सु है, इसका अभी दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बता दूंगा या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, युत्सु इसका मतलब क्या होता है? ऐसे ही होता है कुछ। ठीक है, हमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा, यह आपको बताना है। तो आपने काफी बार सुना होगा कि उसने यथासंभव प्रयास किया। यथासंभव प्रयास किया, आपने यह सुना होगा। इसका मतलब होता है कि जहां तक हो सकता था उसने उसका प्रयास किया, जितना वो कर सकता था, जितनी उसके अंदर हिम्मत थी, जितना उसके अंदर जज्बा, जुनून, जोश जो भी था, ठीक है, उतना उसने किया। फिर उसी को बोला जाता है यथासंभव। इसका मतलब जितना एनर्जी है उतना प्रयास किया। फिर सफलता मिले ना मिले वो अलग बात है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो यही है, यथारूप मतलब जैसा रूप है वैसा ही है। आगे देखिए, जो उचित समय पर न हो, ठीक है, जो उचित समय पर न हो। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था, जहां पर भी न आ जाए वहां पर ए लग जाएगा, तो ये असामयिक हो जाएगा। अगर समय पे हो, इसका मतलब क्या, जो उचित समय पे हो, अगर ये होता तो वो क्या हो जाता, उसका आंसर सामयिक हो जाता। उसका आंसर क्या हो जाता, सामयिक हो जाता। लेकिन ये क्या है, न लग गया तो इसके आगे भी ए लग जाएगा, असामयिक, ठीक है। काल्पनिक आप जानते ही हो, काल्पनिक का मतलब तो समझते ही हो ना, कि जो हमारी सिर्फ कल्पना में है, रियल में नहीं है। आप कल्पना करते रहते हो ना, ठीक है, कल्पना करते रहते हो कि मेरी एक दुल्हनिया होगी, मेरी भी शादी होगी, मैं भी घोड़ी चढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन सरकारी नौकरी के बिना वो पॉसिबल नहीं है लड़कों, ठीक है। लड़कियों की तो हो जाएगी, फिर उनको घोड़ी नहीं चढ़ाते, ठीक है। इसलिए मैं लड़कों की बात कर रहा हूं, पहले सरकारी नौकरी ले लो, तभी बजेंगे ढोल नगाड़े तासे, ठीक है। और शादी में बुला लेना, नौकरी लग जाएगी तो, ठीक है। पढ़ाया आपको, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बताओ कौन कौन अपनी शादी में बुलाएगा? बिल्कुल जरूर आएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना है कौन कौन बुलाने वाला है, लेकिन पहले सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, वैसे शादी में फिर मजा नहीं है भाई, ठीक है। ठीक है, शादी में पहले जॉब लेनी है आपको, फिर शादी करवानी है और फिर बुलाना है, ताकि हम भी बोले कि हमारे स्टूडेंट ने हमने पढ़ाया था, सिलेक्शन हो गया है, मेहनत इसकी थी, हमने भी थोड़ी बहुत की थी, सिलेक्शन हो गया और अब शादी हो रही है, अब शादी के लड्डू खा रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जैसे बोला है, अगर नहीं पता तो दोबारा बता देता हूं, मैंने बोला हुआ है कि सिलेक्शन के बाद हर स्टेट में आने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, हर स्टेट से हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट होने वाले हैं, हर स्टेट में आने वाले हैं, और जो भी सिलेक्शन होगा उसके घर आने वाला है खाना खाने के लिए, जो भी बुलाएगा भाई, नहीं बुलाओगे तो आपकी मर्जी है, ठीक है। वरना हर स्टेट से एक आधा स्टूडेंट तो मिलेगा ही, क्योंकि मेरा सपना है कि पूरे देश के, जो अपना पूरा देश है उसके सभी राज्यों में मुझे जाना है और वहां का खाना खाना है। बड़ा शौकीन है हम खाने के, ठीक है। लेकिन अभी छोड़ रखा है आपकी क्लासेज के लिए, बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, और फिर खा लेंगे ज्यादा तो पढ़ाया नहीं जाएगा। फिर देखो क्या है कि जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न आ गया तो अनिर्वचनीय, ठीक है, न आ गया तो अनिर्वचनीय। न आता, जिस घटना को वचन से व्यक्त किया जा सके तो निर्वचनीय हो जाता, ये क्या हो गया, अनिर्वचनीय, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया, न है, ये वाला अपना न था तो ये वाला ए लग गया। तो एक छोटी सी हिंट तो दे दी कि यहां पर जब याद ना हो तो थोड़ा बहुत मिलान कर लो, बाकी तो मिलान हो ही जाता है ऐसे में, ठीक है, वही होता है, ठीक है। ये भी आता है भाई अतुलनीय, यानी जिसकी तुलना न की जा सके, न आ गया तो ए लग गया, और जिसकी तुलना की जा सके तो वो हो जाएगा तुलनीय, ठीक है। लेकिन ज्यादातर यही आता है कि जिसकी तुलना न की जा सके तो क्या हो जाएगा, अतुलनीय। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक बताना है कि जिसे बुलाया न गया हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला ना कि भाई बुलाओगे ना तभी आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। तो जिसको बुलाया न गया हो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा अनाहुत। अनाहुत इसका मतलब होता है जिसको निमंत्रित ना किया गया हो, अनिमंत्रित, ठीक है। जिसको भाई कार्ड ना दिया गया हो शादी का, जिसको निमंत्रण नहीं पहुंचा हो, तो वो होता है, तो क्या हो जाएगा, अनाहुत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जिसे बुलाया न गया हो या जिसको निमंत्रण ना दिया गया हो या निमंत्रित नहीं किया गया हो, अनिमंत्रित भी बोल देते हैं इसको। कुछ लाभ पाने की चाह, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया,
कुछ लाभ पाने की चाह, इसका मतलब क्या होगा? कुछ लाभ पाने की चाह, इसका मतलब क्या होगा बताओ? कुछ लाभ पाने की चाह, बताओ। इसका हो जाएगा आपका लिप्सा। क्या हो जाएगा? लिप्सा हो जाएगा। इसका मतलब होता है, क्या होता है? कुछ लाभ पाने की चाह, मतलब किसी को थोड़ा बहुत लाभ चाहिए। भाई कोई काम कर रहा है, ठीक है, बिजनेस कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, तो उसको अपना लाभ चाहिए, अपना हिस्सा चाहिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? लिप्सा बोला जाता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि लाभ पा लिया, फिर वो और चाहते हैं, और चाहते हैं। आजकल देखते होगे स्टॉक मार्केट वगैरह ज्यादा चलता है, तो उसमें क्या आ जाता है? लोगों के अंदर लालच आ जाता है, ठीक है, कि उनके अंदर भूख आ जाती है कि मेरे को और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। और आपने बचपन में पढ़ा था, ठीक है, आपको स्कूल में पढ़ा दिया गया था कि लालच बुरी बला है। तो उसी तरीके से जिसके अंदर लालच आ जाए ना, उसको क्या बोला जाता है? पिपासा, मतलब जो प्यासा हो, जो ठीक है, उसको बोला जाता है ये। और अगर ये वाला हो तो इसका मतलब है जो भूखा हो, ठीक है। तो या जिसको भूख लगी हो या खाने की इच्छा हो, ठीक है, उसके लिए होगा। भाई जिसको भूख लगेगी उसी को तो खाने की इच्छा होगी, जिसका पेट भरा हुआ है उसको काहे की इच्छा? बताओ, कोई बिजनेसमैन है, अब जाओ अंबानी जी का लड़का है, वो चाहेगा कि सरकारी नौकरी मिल चाहिए उसको? नहीं ना, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है। भाई जिसके पास नहीं है उसी को तो चाहिए, उसका तो पेट पहले ही पैसे से भरा हुआ है, लेकिन मेहनत की है भाई उन लोगों ने, तभी भरा है, ऐसे नहीं, ठीक है। रिस्पेक्ट करो। एक बात याद रखना, जो भी आज हम जैसे बाइक पे जा रहे होते हैं, सभी हम मिडिल क्लास फैमिली से जो बाइक पे जा रहे होते हैं, वो हमें गाड़ी वाले अच्छे नहीं लगते, और जब हम गाड़ी में होते हैं तो हमें बाइक वाले अच्छे नहीं लगते। कोई भी हो, ये सभी के साथ होता है, ठीक है। तो सभी की रिस्पेक्ट करो। भाई जो बाइक पे हम, दूसरा गाड़ी वाला वो अच्छा नहीं लग रहा, उसने मेहनत की है तभी वो ले पाया है, ठीक है। और जो गाड़ी वाले हैं वो ये सोच, चलो भाई ये मेहनत करके आएगा, अभी सरकारी नौकरी लगने वाली है, ठीक है, फिर गाड़ी आ जाएगी, दहेज में नहीं, खुद की तनख्वाह से, खुद की मेहनत से। ये देखो, जो पहरा देता है, पहरा देने वाले को क्या कहा जाएगा? प्रहरी बोला जाएगा, ठीक है। रक्षा करने वाला, ये भी पूछा जा सकता है, रक्षा करने वाला रक्षक, सेवा करने वाला सेवक, ठीक, ये आता है, तब मैंने बता दिया। जो ज्यादा आता है वो बता दिया। अभूतपूर्व, इसमें दो चीज होती है, एक भूतपूर्व पूछा जाता है, एक अभूतपूर्व पूछा जाता है। अभूतपूर्व का मतलब होता है जहां पर ए लग गया, उसका मतलब जहां पर न होगा। भूतपूर्व होता है जो पहले घटित हुआ हो, लेकिन अभूतपूर्व क्या हो जाएगा? जो पहले घटित न हुआ हो। ए लग गया तो न लग जाएगा, तो जो पहले घटित न हुआ हो उसको क्या बोला जाएगा? अभूतपूर्व बोला जाएगा। समझ में आ गया? जो पहले हुआ हो, पहले घटित हुआ हो, उसको भूतपूर्व, और जो पहले घटित न हुआ हो वो अभूतपूर्व। बस, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं, ठीक है, जिस पेड़ के पत्ते हैं वो झड़ गए हैं, वो क्या होगा? बताओ क्या होगा? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं, सूखा तो नहीं होगा भाई, ठीक है, सूखा तो नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रण हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो है नहीं इतना कुछ। ये क्या हो गया? चलो क्वेश्चन उठ गया, कोई दिक्कत नहीं, इस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 गायब हो गया, कोई बात, 28 पढ़ लेंगे। देखो क्या, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला क्या हो जाएगा? अच्छा शायद ये हो गया होगा। ऊपर की ओर जाने वाला क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगामी, ठीक है, जो ऊपर की ओर जा रहा है। बस, अस्ताचल, बताओ क्या होता है? बताओ बताओ, ठीक है। जो देखो मैं आपको बताता हूं, जो ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, यानी ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। जिसका उदय हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अस्ताचल। अस्ताचल का मतलब क्या होता है? उदय और अस्त, इसी से समझ जाओ। उदय का मतलब क्या होता है? जो उग रहा है। अस्त का मतलब जो छिप रहा है, ठीक है, बस इसी से समझ जाओ। तो जो भी लैंग्वेज लिखी होगी समझ जाओगे ना। उदय का मतलब उगना, या जिसका जीवन स्टार्ट होना, उदय होना। और अस्ताचल का मतलब
ठीक है, जो समझे, नहीं समझे वो नहीं समझे, क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सूर्य कहां से उदय होता है, कहां पर अस्त होता है, बस वो। जिसमें शक्ति न हो तो क्या हो जाएगा, असक्त। जिसमें शक्ति हो वो सख्त हो जाएगा, ठीक है, ये सख्त नहीं है, ये सख्त है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जिसमें शक्ति न हो, न लग गया तो ए लग जाएगा, ठीक है, तो असक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री पीरिया बोलती हो, ठीक है भाई, अभी वैकेंसी आ रही है, मौका है आपके पास, तो अभी इस लड़कों को स्पेशली बोल रहा हूं कि जो स्त्री पीरिया बोल रही है, अभी थोड़े बच के रहना, अभी नए रिलेशनशिप को स्टार्ट मत करना, ठीक है। अगर रिलेशनशिप है ना भाई, उसको बड़ी शिद्दत से निभाओ, क्योंकि लाइफ पार्टनर है ना, वो हर किसी को मन पसंद का नहीं मिलता। अगर आपके पास है, अच्छा साथी है, तो ऐसे नहीं कि उसको छोड़ दो, नहीं, फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा जीवन में, इस बात को याद रख लेना। अगर आपके पास अच्छा साथी है तो उसको रखो, लेकिन अगर अभी नए बनाने की सोच रहे हो तो अभी वैकेंसी पेपर दे लो पहले, ठीक है, 2-3 महीने तैयारी कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर देख लेना, ठीक है। उनको बोल दो कि 2-3 महीने वेट कर लो, और जो आपका वेट नहीं कर सकता हुआ आपके लायक नहीं है, सिंपल सी बात है, समझ जाओ, ठीक है। तो जो स्त्री पीरिया बोलती है, बताओ क्या हो जाएगा, जो पीरिया बोलेगी क्या हो जाएगी भाई, प्रिय बंदा, ठीक है। तो आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं ये पसंद आया होगा, पसंद आया क्लास तो लाइक करना, जो भी आपका डाउट है, जो भी पूछना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी स्टूडेंट के साथ जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनको बता देना कि 3 टाइम क्लास आती है, 7 AM पे रीजनिंग की क्लास आती है, सभी है, ठीक है। जो अभी देख रहे हैं उनको बता देता हूं, 11 AM पे अपनी मैथ की क्लास आ रही है, ठीक है, और 7 PM पे अपनी हिंदी की क्लास आ रही है। तो इन क्लासेज को देखो, और इसके अलावा जीके की क्लास का शेड्यूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो, मुझे अभी ध्यान नहीं है वो। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया भाई, इसको जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, वरना ये क्लास आएगी लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा, फिर मत बोलना सर जी हमें पता नहीं चला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, सभी को ऑल द बेस्ट।